नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीएस सर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन मॉक टेस्ट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए अपना मॉडल पेपर नंबर 10 देखेंगे और इस मॉक टेस्ट में हम दोस्तों हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग तथा गणित के प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन करेंगे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके री एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो किस तरह से हम प्यारे दोस्तों अपना जो टारगेट लेकर चल रहे हैं 260 का, वो किस प्रकार से फुलफिल कर सकते हैं उसको इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अभी तक यदि चैनल लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, कमेंट करके और सेशन को शेयर कर दें दोस्तों में। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और साथ साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, यानी कि कौन था ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, इसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज पहला यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसका राजदूत था? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे सेल्यूकस निकेटर। ये राजा था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर से 305 बीसी में प्यारे दोस्तों युद्ध होता है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाते हैं। उसी के साथ साथ सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और उसी के साथ साथ पहला राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में भेजा जाता है। उसका नाम मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज से एक पुस्तक बनती है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? इंडिका पुस्तक पूछी जाती है। किसकी है? तो मेगस्थनीज की है। अच्छे से याद रखेंगे। कौटिल्य की बात करें या फिर हम बात कर लें विष्णुगुप्त की। किसकी? विष्णुगुप्त की। और इसी के साथ साथ में बहुत अच्छा नाम है चाणक्य का। ठीक है, क्या है? चाणक्य। तो ये तीनों व्यक्ति जो 3 नाम देख रहे हैं, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति थे। किसके थे? तो चाणक्य थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाइए। कहा गया है पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि में सबसे अधिक दर भारत के किस राज्य की थी? तो प्यारे दोस्तों देखो, 2001 का आंकड़ा पूछ रहा है तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो तो नागालैंड बन जाएगा। देखो 2001 में सर्वाधिक जो दर 10 की वृद्धि दर थी वो किसकी थी? ये तो नागालैंड की थी। लेकिन अब 2001 का तो पूछेगा नहीं, अब पूछेगा 2011 का। तो 2011 में याद रखना है सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जो राज्य हैं, प्यारे दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर मेघालय जिसमें 27.80% है, अरुणाचल दूसरे पर है 25.9% है और बिहार तीसरे पर है। ठीक है, और इसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर और मिजोरम, ये ऐसे शीर्ष 5 राज्य हैं जहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि थी। ठीक है, तो अब याद रखेंगे पहले पर कौन है? मेघालय है। आगे आ जाइए। कहा गया है दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी की। किसकी है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इन्हें क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। प्यारे दोस्तों क्या मिला है? भारत रत्न। और लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत के पूर्व पूर्व क्या रह चुके हैं? डिप्टी सीएम रह चुके, सॉरी डिप्टी पीएम रह चुके हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, यानी कि उप प्रधानमंत्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। सुचेता कृपलानी अगर याद आ रही हो तो बता दो, ये किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आगे बोला है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे मेनिंजाइटिस। कौन है? मेनिंजाइटिस। जब आपके मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर जो चढ़ी हुई झिल्ली होती है उसमें सूजन आ जाती है तो ये मेनिंजाइटिस के कारण होती है। ठीक है, आगे कहा गया है दोस्तों किस भारतीय खिलाड़ी ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट 2018 में गोल्ड जीता? देखो ये बात रही 2018 की, जिसका उत्तर आया था अनीस भानवाल। लेकिन अब 2024 में कहाँ से प्रश्न पूछेगा? जो 2024 में प्रतियोगिता हुई होगी, और 2024 में जो प्रतियोगिता हुई है वो प्यारे दोस्तों मिस्र में हुई है। और मिस्र के लिए हम सारे के सारे टैली लेकर के आए हैं। ISSF वर्ल्ड कप 2024 कायरा में भारत के जो पदक विजेता हैं उनमें से पहला नाम दिव्यांश सिंह पवार का है।
जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा रिदन सांगवान और उज्जवल मलिक, इन्होंने मिक्स में क्या जीता है, 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण जीता है। ठीक है, इसके अलावा प्यारे दोस्तों सोनम उत्तम मस्कर, इनका नाम याद रखेंगे, महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत जीता है। उसी के साथ साथ मिक्स में अर्जुन बबूता और सोनम उत्तम मस्कर 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है, रजत जीता है। अनुराधा देवी 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है, रजत जीता है। अखिल स्योरण, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से याद रखेंगे, इनके द्वारा 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन के स्थान पर कांस्य पदक जीता है। तो ये सारी जानकारी 2024 की रही जो आपके री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए, कहा गया है बृहद सांची का स्तूप किस काल से संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। किस काल से संबंधित है, अशोक मौर्य काल का राजा था। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा सांची के स्तूप से कुछ प्रश्न बनते हैं। पहला तो बेसिक प्रश्न भैया यही है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो भाई मध्य प्रदेश में है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाता है प्रश्न हर्मिका से। हर्मिका क्या है, तो ऊपर स्तूप पर बना हुआ ये जो गोल स्थान दिखाई दे रहा है ये हर्मिका कहलाता है। इसी के साथ साथ इसी हर्मिका पर ऊपर जो बाउंड्री बनी होती है उसे यत्री कहते हैं। सबसे ऊपर छत्र आ जाता है, जो कलश होते हैं इनको छत्र कहा जाता है। और ये जो गोल बड़ा सा आकार देख रहे हैं इसे अंड कहा जाता है। पवित्र सामग्री यहाँ पर अंदर रखी जाती है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो बड़े अंड के आसपास ये जो बाउंड्री बनी है इसे मेधी कहा जाता है। वेदिका पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, वेदिका क्या है, तो दोस्तों याद रखेंगे जो पूरा स्तूप है उसके आसपास की बाउंड्री है उसे वेदिका कहा जाता है। द्वार भी याद रखेंगे, तोरण द्वार, यहाँ पर कुल मिलाकर के 4 द्वार हैं, तोरण द्वार, प्रदक्षिणा द्वार और दोस्तों इसके साथ साथ में और भी द्वार हैं, इनको भी याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आपके सांची स्तूप से पूछी जा सकती है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है, ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था। आगे बोला है दोस्तों किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था लागू की थी। तो प्यारे दोस्तों पट्टा और कबूलियत लागू की थी शेर शाह सूरी ने, सूरवंश का शासक था, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। तो प्यारे दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे, राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने अपनाया था। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो अब भारत से संविधान के द्वारा अपनाई गई हैं, जैसे राष्ट्रध्वज 22 जुलाई 1947, राष्ट्रीय पक्षी 1963 में, जनगण मन 24 जनवरी 1950, ये मैंने बता दिया। राष्ट्रीय प्राणी बाघ 1972 में, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय फूल कमल है और राष्ट्रीय चिन्ह राजमुद्रा, राजमुद्रा जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाई गई थी, जो राष्ट्रीय चिन्ह देखते हैं। और दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बड़ वृक्ष है। राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक, कब अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को। ठीक है, इसके अलावा फल, ये चीज़ें याद रख लेंगे। राष्ट्रीय खेल हॉकी, अब तो फिलहाल जानकारी ऐसी नहीं है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा है, 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, तो नदी या डॉल्फिन, याद रखेंगे, 5 नवंबर 2009 को अपनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। आगे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब रखा गया था। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा का 69वां सत्र चल रहा था। कब की बात है, ये बात है प्यारे दोस्तों 2014 की। ठीक है, कब की है, 2014 की। प्रधानमंत्री जी जाते हैं और कहते हैं वहाँ पर कि हम इंटरनेशनल लेवल पर क्या मनाने चाहते हैं, योग दिवस। तो प्यारे दोस्तों 69वां सत्र चल रहा था महासभा का और समय था 15 दिसंबर का। ठीक है, 15 दिसंबर को ये मन जाते हैं और वहीं पर अपनाने के लिए अधिवेशन पास करवाते हैं। उसके बाद पहली बार जब योग मनाया गया, कब, 2015 को। और तारीख कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे 21 जून को। ठीक है, 21 जून को ये तारीख है, इसी दिन हम लोग मनाते हैं योग दिवस। ठीक है, अभी आने वाला है। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे, कल ही है ना। आगे आ जाओ, कहा गया है पुराणों की संख्या कितनी है। तो प्यारे दोस्तों पुराणों की जो संख्या है वो 18 है। एक दिन मैंने बताया भी था। वेद कितने हैं, वेद मेरे प्यारे साथियों 4 हैं। पुराण कितने हैं, पुराण आप बोलोगे सर 8 हैं। ठीक है, कितने, सॉरी 18 हैं। इसके अलावा आगे क्या बोलोगे, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण बता दिया है। इसके अलावा क्या पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाएगा आपसे, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि वो, अरे यहाँ पर 108 क्या है, आप बताइए इनका, थोड़ा सा मैं नाम भूल पा रहा हूँ। ठीक है, 108 क्या है हमारे, जल्दी से बता दो। 108 देखो, 4 वेद 18 पुराण, 108 क्या है, या उपनिषद हैं। ठीक है, क्या है, उपनिषद। इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। आगे कहा गया संगीत नाटक
संगीत अकादमी के द्वारा 2018 में संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे अरोड़ा साईराम। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है। फिलहाल ये करंट अफेयर उस समय की थी, अब नहीं पूछी जाएगी। कह रहा है भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो दोस्तों याद रखेंगे सतलुज नदी पर। सतलुज नदी कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? तो हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकेला दर्रा। कौन सा दर्रा है प्यारे दोस्तों? सिपकेला दर्रा। सिपकेला दर्रा से ये नदी आती है। सतलज नदी कहाँ पर प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। आगे आ जाओ, कहा गया है एनपीपी से क्या अभिप्राय है? क्या पूछ रहा है? एन पी और पी प्यारे दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इसका नाम है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। क्या है? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। आगे कहा गया उत्तर प्रदेश में मुख्यतः चमड़े का व्यापार कहाँ पर होता है? तो चमड़े के लिए मेरे प्यारे साथियों जाना जाता है कानपुर। कौन जाना जाता है? कानपुर जाना जाता है। आगे कहा गया शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, यानी कि शतपथ और तैत्तिरीय किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये बताना है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे यजुर्वेद के हैं। किसके हैं? यजुर्वेद के। देखो 4 वेद हैं, चारों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद में ऐतरेय और कौशिक की, यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तिरीय। यही तो पूछा था, शतपथ और तैत्तिरीय किसके हैं? यजुर्वेद के हैं। सामवेद का क्या है? तांड्य है और षड्विंश है। ठीक है, इसके अलावा अथर्ववेद का पूछा जाता है गौपद है। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाइए, कहा गया है रजत फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखेंगे रजत फाइबर किससे है? कपास से संबंधित है। एक इंपॉर्टेंट नाम है, अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ क्रांतियां हैं एग्जाम से संबंधित, जैसे आप याद रखेंगे हरित क्रांति खाद्यान्न से, गोल क्रांति आलू से, स्वर्ण रेशा क्रांति वही तो पूछा था देखो जूट कपास उत्पादन से, और क्या है ग्रीन गोल्ड क्रांति दोस्तों पूछा गया है चाय उत्पादन से, परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन से, भूरी क्रांति उर्वरक से, मूंग क्रांति मोटे अनाज से, रजत रेशा यही पूछा था देखो रजत रेशा क्रांति किससे? कपास उत्पादन से। आगे कहा गया है लाल क्रांति टमाटर मांस से, और व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे? कपास उत्पादन की तीसरी क्रांति थी। इसके अलावा पूछा है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास से, और सनराइज या सूर्योदय किससे है? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग से। इसके अलावा और चीजें हैं जैसे सिल्वर फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से, इसके अलावा सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, सैफरन क्रांति केसर से, और स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरक से। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। स्वर्ण क्रांति फल शहद से, रजत क्रांति अंडा से, और हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे झींगा उत्पादन वाली। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला वाली 2020 से, और आमदनी दुगनी करने के लिए। ठीक है, ये तो फिलहाल नहीं हुआ है। एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, नेशनल हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। किसने चलाई थी एनएच क्रांति? ये चलाई गई थी अटल बिहारी जी के द्वारा। ठीक है, अमृत क्रांति ये भी अटल बिहारी जी ने चलाई थी नदी जोड़ो परियोजना में। जैसे केन बेतवा रिवर जो लिंक है वो करी जा रही है अमृत क्रांति के तहत। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों की निगरानी, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये सारी क्रांतियां हैं, चाहो तो बैक जाके स्क्रीनशॉट ले लो। कहा गया है दोस्तों मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो प्यारे दोस्तों जब हम काम करते रहते हैं तो मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिससे हमें थकान महसूस होती है, और इसको खत्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एल्कोहल की। ठीक है, एल्कोहल की, इस बात को याद रखेंगे। देखो एल्कोहल की क्यों जरूरत पड़ती है दोस्तों? याद रखेंगे जो लैक्टिक अम्ल होता है इसको काट देता है एल्कोहल। तो आपने देखा होगा जब हमारे गांव में क्या होता है, जब लोग काम करके आते हैं थक जाते हैं, जो काम वाले लोग होते हैं वो शाम के शाम क्या करते हैं? वो शाम के शाम दारू पीते हैं। दारू क्यों पीते हैं? उन्हें भी पता है यार काम करके आए लैक्टिक एसिड जम चुका है, और दारू में क्या होता है? एल्कोहल, इसलिए वो पी लेते हैं। लैक्टिक एसिड उनका खत्म हो जाता है, आसानी से आराम से सो जाते हैं पौवा पी के। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे क्या गया? अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके समकालीन था? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी। वैसे तो दिल्ली सल्तनत के प्यारे दोस्तों आठ सुल्तानों का इसने दरबार देखा है। कितने? 8 सुल्तानों का दरबार देखा है, लेकिन जो फेमस सुल्तान जिसके समकालीन ये रहा है वो अलाउद्दीन खिलजी है। इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो प्यारे दोस्तों ये याद रखेंगे 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 में अपनी हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। आगे आ जाओ, कहा गया है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों ट्रिप्सिन या पेप्सिन ये एंजाइम जो होते हैं किस में सहायक हैं? प्रोटीन के पाचन में सहायक हैं। आगे बोला है 2018 फीफा वर्ल्ड कप में सर्वश्रेष्ठ
प्रदर्शन के लिए गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे मिला? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे 2018 की पूछ रहा है, तो इसका उत्तर लुका मॉड्रिक बनेगा। लेकिन अब ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, तो इसका उपाय क्या है सर? इसका उपाय ये है कि 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके लिए याद रख लो। जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फुटबॉल मेंस का हुआ था, कहाँ पर? कतर में। और इसमें जो दोस्तों याद रखेंगे मैन ऑफ द मैच फाइनल में कौन थे? लियोनेल मेसी थे, अर्जेंटीना कप्तान थे। इसके अलावा लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। गोल्डन बॉल किसे मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है। गोल्डन बूट किसे मिला है? किलियन एम्बापे को मिला है। गोल्डन ग्लव जो गोलकीपर होता है वो किसे मिला है? वो एमिलियानो और मार्टिनेज, ठीक है। मार्टिनेज कहाँ का है? ये प्यारे दोस्तों याद रखेंगे अर्जेंटीना का है। फीफा यंग प्लेयर किसे मिला है? एंजो फर्नांडिस को मिला है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीजें। चलिए आगे चलते हैं। कहा गया है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसकी जो स्थापना है ये 1909 में प्यारे दोस्तों की गई थी। किसने की थी? ये जमशेदजी टाटा के सहयोग से, ठीक है। टाटा ग्रुप के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी 1909 में। आगे आ जाइए। कहा गया है महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन की बात कर रहा है। देखो अब आप 1917 वाला क्या नहीं लगाएंगे? चंपारण नहीं लगाएंगे, क्योंकि जन आंदोलन मतलब पूरे भारत में जो चला था वो था प्यारे दोस्तों असहयोग आंदोलन, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ये पहला जन आंदोलन था गांधी जी का, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। दूसरा जन आंदोलन नमक था। तीसरा जन आंदोलन क्या था? ये भारत छोड़ो आंदोलन। जबकि नील आंदोलन जो था ये 1917 में चला था। ये कैसा आंदोलन था? ये प्यारे दोस्तों किसान आंदोलन था। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। कहा गया है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। उत्तराखंड में स्थित है। और कब स्थापना हुई? तो याद रखेंगे 1936 में हुई थी। किसने की थी? तो हेली नामक एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा की गई थी। तभी इसका पुराना नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान था। इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। कान्हा की बात करें कहाँ पर है? तो एमपी में है। दुधवा की बात करें कहाँ पर है? यूपी में है। राजा जी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। ये सारे के सारे याद रखेंगे। लेकिन सबसे पुराना कौन है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में 1936 में स्थापित हुआ। हेली नाम से पहले जाना जाता था, बाद में कार्बेट हुआ। उसके बाद अभी इसका नया नाम हो चुका है रामगंगा, ठीक है। इस बात को भी आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ। कहा गया मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? अभी हाल ही में मणिपुर की नई राज्यपाल बनाई गई हैं सुश्री अनुसुईया उइके। कौन बनाई गई हैं? सुश्री अनुसुईया उइके को राज्यपाल बनाया गया है अभी हाल ही में। आगे बोला है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो प्यारे दोस्तों भूमध्य रेखा से गुजरने वाले कुल मिलाकर के 13 देश हैं। कितने हैं? 13 देश हैं। तो प्यारे दोस्तों कौन से देश से नहीं गुजरती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मैक्सिको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिको। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अगर हम बात करें भूमध्य रेखा पर स्थित होने वाले देश कौन कौन से हैं, तो देखिए ये मैप है आप सभी के सामने, और इनमें से जो देश हैं वो भी आपके सामने हैं। कौन कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती और साओ टोम प्रिंसिप, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों ये भूमध्य रेखा पृथ्वी के इक्वेटर से गुजरती है, और इसके साथ साथ में कितने देश हैं यहाँ पर? 13 देश हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। टोटल कितने हैं? 13 हैं। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो भैया श्वेत क्रांति से कौन थे? बर्गेज कुरियन जी, ठीक है। फ्लड के लिए की गई थी, जो आपकी फ्लड क्रांति है यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। इसे फ्लड क्रांति या फिर श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। बर्गेज कुरियन जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो प्यारे दोस्तों लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो की गई थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी, एफएसटी के द्वारा। अच्छे से याद रखेंगे। कहा गया राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों इसी दिन हमारे भारत के महान गणितज्ञ श्री रामानुजम जी का क्या हुआ था? बर्थडे हुआ था। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? इसी के साथ साथ बता दो। बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी टका। प्यारे दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे, टका हो जाएगी। लीरा कहाँ की है? ये प्यारे दोस्तों तुर्की की है। किसकी है? ये तुर्की की है। इसके साथ साथ में दीनार काफी अरब कंट्री हैं, इनके बीच में चलती है, ठीक है। रुपया कहाँ की है? भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स, ठीक है। इन बात को याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है दोस्तों प्रकाश वर्ष है, मतलब प्रकाश वर्ष क्या है? कह रहा है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 की होती है। ये तो भैया लीप वर्ष होता है। क्या होता है? ये तो लीप होता है। वह दूरी
जिसको प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। भैया ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है प्रकाश वर्ष कहलाता है। आगे बोला वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में लगते हैं, ये गलत है। वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर चंद्रमा पहुंचते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों उत्तर बनेगा प्रकाश वर्ष। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो सबसे पहले याद रखना है किसका भैया, दूरी का मात्रक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसका है, दूरी का मात्रक है। इसके साथ साथ में आपको याद रखना है जिस समय एक साल में प्रकाश, जो समय एक साल में प्रकाश तय करता है दूरी, वही क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो प्यारे दोस्तों माउस हार्डवेयर है, प्रिंटर हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, लेकिन एक्सेल क्या है, एक्सेल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इस बात को याद रखेंगे। कहा गया भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, प्यारे दोस्तों अभी इसमें हाल ही में फिल्म भी बनी है, 2-3 दिसंबर, ठीक है याद रखेंगे, 2-3 दिसंबर में हुई थी रात में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है, तो प्यारे दोस्तों ये संबंधित किससे है, भगत सिंह से। प्रचार प्रसार तो इसका भगत सिंह ने किया, लेकिन लिखा किसी और ने था। किसने लिखा था, आप बता सकते हो, मुझे बताओ, जल्दी से बता दो। कोई प्यारा साथी ऐसा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लिखा था, जबकि देखो प्रचलित किसने किया, भगत सिंह ने। लिखा किसने था, ये अलग व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है, आर्थिक या औद्योगिक राजधानी प्यारे दोस्तों यूपी में आपकी कानपुर हो जाएगी। ठीक है, अब कहीं कहीं इसको कुछ लोग नोएडा भी लगाने लगे हैं। ठीक है, क्योंकि नोएडा का विकास कानपुर से ज़्यादा तेजी से हो रहा है, तो नोएडा लगाने लगे। अगर ऑप्शन में नोएडा मिल जाए तो लगा देना आपको। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जीता था, यह समय था प्यारे दोस्तों 1913 का। एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था प्यारे दोस्तों, एक पुस्तक थी जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था प्यारे दोस्तों, मिला था, आप याद रखेंगे, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार। 2018 में अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का टूर्नामेंट किसने जीता है, तो भैया ये तो आपका लुइस हैमिल्टन ने है। ठीक है, मैक्सिमम केस में जो विजेता बनते हैं वो लुइस हैमिल्टन या सेबेस्टियन बीटल बनते हैं। ठीक है, अभी याद रख लेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट हुई होंगी अभी लेटेस्ट। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी या अंग्रेजी का मूलक नहीं है, प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन सा शब्द है। भाई हिंदी शुरू हो चुकी है, अब बता दो, बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी या अंग्रेजी का मूलक नहीं है। अब हम यहाँ से हिंदी देखने वाले हैं, जल्दी से बताइए। देखो कलम की बात करें, दाग की बात करें, किला की बात करें, ये तो प्यारे दोस्तों अरबी फारसी में आते हैं, जबकि जल जो है ना तो इंग्लिश का है ना ही अरबी फारसी का है, ये किसका है, ये हमारा हिंदी का मूल शब्द है। आगे आ जाओ। मुहावरा दिया है खटाई में पड़ना, का अर्थ क्या है बताओ। खटाई में पड़ना मुहावरा क्या है, अनिश्चित रहना। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, खटाई में पड़ना, अनिश्चित रहना, इंपॉर्टेंट है। देखो खटाई में पड़ना, अचार डालना बनेगा नहीं, दूध फटना बनेगा नहीं, तो अब उत्तर बच्चा है विकल्प नंबर बी, इसी को लगा दो। आगे कहा गया पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में से उपयुक्त कारक कौन सा है। देखो मैंने आपको बताया था, बच्चा छत से गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से फल गिरा। ठीक है, ये सारे के सारे जो कारक आते हैं ये अपादान कारक में आते हैं। किस में आते हैं, अपादान में। अपादान में क्यों, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये अपने मूल स्थान से अलग हो रहे होते हैं। जैसे पेड़ में फल लगा होता है, मूल स्थान था, लेकिन अलग हो गया तो अपादान कारक। बच्चा छत पे खड़ा था, नीचे गिर गया, मूल स्थान छत पे खड़ा था लेकिन नीचे गिर गया, अपादान कारक। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। कहा गया योग मूलावस्था है तो उत्तमावस्था क्या है, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, अगर योग मूलावस्था होगी तो इसकी जो उत्तमावस्था होगी वो योग्यतम होगी। क्या होगी प्यारे दोस्तों, उत्तम अवस्था होगी, योग्यतम होगी, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द का सही युग्म का अर्थ है, यानी कि सूत, सूत दे रखा हो और इसके साथ साथ में सुत दे रखा हो। प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो देखो ये जो सुत है इसका मतलब होता है पुत्र। अब देखो जहां पे लास्ट में पुत्र दिया होगा वो सही होगा। देखो लास्ट में पुत्र ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये सही हो जाएगा। अब सूत का हमें पता चल गया क्या होता है, सारथी होता है। आगे आ जाओ। आगे बोला दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, जो उन्नत शब्द है ये क्या दर्शाता है, तो भैया ये तो उन्नत विशेषण है। क्या है, उन्नत किस्म, ऐसी चीजें बोली जाती हैं तो ये विशेषण है। आगे बोला दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम क्या होगा, प्रचुर का मतलब होता है अधिक मात्रा में। क्या होता है, प्रचुर का जो मतलब होता है वो होता है अधिक मात्रा। ठीक है, और जबकि इसका विलोम बनता है अल्प, यानी कि कम मात्रा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। कहा गया है लोहे के चने चबाना, निम्नलिखित में से किस विकल्प में इस मुहावरे का अर्थ दिया है, तो लोहे के चने चबाना, लोहे के चने के शौकीन होना नहीं भैया, चनों के लिए मारे मारे फिरना नहीं। ठीक है, लोहे के चने चबाना, बहुत ही कठिनाई का सामना करना। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही कठिनाई का सामना करना, लोहे के चने चबाना, ये नहीं बनेगा लास्ट वाला। आगे आ जाओ। कहा गया एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति के लिए उचित अर्थ दर्शाता है। एक पंथ, एक पंथ दो काज प्यारे दोस्तों, एक ही समय में दो कार्यों की सिद्धि करना क्या कहलाता है, एक पंथ दो काज कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे। इसी से मिलता जुलता मुहावरा होता है आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। कहा गया निम्नलिखित में से
अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? प्यारे दोस्तों क्या पूछा है? नहीं होना चाहिए। तुरंग होता है होता है, सेंधव होता है और बाजी होता है। तो ये तो हो गए अश्व के, लेकिन कुरंग तो भैया होता ही नहीं, कुरंग नहीं होता है, तुरंग होता है। ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है। कह रहे चना का सब तत्सम रूप क्या है? तो भैया चना क्या है? तद्भव है। इसका जो तत्सम बनेगा वो चड़क बनेगा। क्या बनेगा प्यारे दोस्तों? चना का चड़क बनेगा, इस बात को याद रखेंगे। गृद्ध शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो गृद्ध क्या है? गृद्ध तत्सव है। और इसका क्या बन जाएगा तद्भव? तो प्यारे दोस्तों गीधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉरी, गीध बन जाएगा, गीधा नहीं गीध। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। कहा गया पीछे पीछे चलने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो पीछे चलने वाला कौन होता है? अनुगामी होता है। बोलो भैया कौन होता है पीछे पीछे चलने वाला? अनुगामी होता है, इस बात को याद रखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कह रहा है उसकी शंका का निवारण। शंका का निवारण नहीं होता है, समस्या का समाधान होता है। शंका का क्या हो जाएगा? शंका का निवारण तो होगा नहीं भैया, समाधान होना चाहिए। उसकी शंका समाप्त हो गई, ये भी नहीं बनेगा। उन्हें अब शंका नहीं रही, नहीं बनेगा। उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें बोला है उसकी शंका का समाधान हो गया। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग क्या है? विदुर क्या होता है? जिसकी पत्नी ना हो, पत्नी ना हो। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब जिसका पति नहीं होगा यानी मर गया होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगी विधवा। प्यारे दोस्तों क्या कहलाएगी? वो विधवा कहलाएगी। तो विधवा कहाँ गई? ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा विधवा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। विदुर का स्त्रीलिंग विधवा हो जाएगा। अब दोस्तों कहा गया है 53 नंबर, अति मलिन वृषभान कुमारी अधमुख रहित उधर नहीं चहबत, ज्यों गथ हारे चखत जुआरी, छूटे चिकर बदन कुमलाने, ज्यों नलनी हिसकर की मारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? प्यारे दोस्तों ये एक ऐसा अलंकार है जो आपका प्रविलंब श्रृंगार है, जिसे हम प्यारे दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं वियोग श्रृंगार। क्या कह सकते हैं? वियोग श्रृंगार। ये कहाँ की बात है? जब प्यारे दोस्तों श्याम कहाँ पर चले जाते हैं? कृष्ण जब आपके गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो अपना एक दूत भेजते हैं जिसका नाम था उद्धव। अब कृष्ण के जो दूत थे उद्धव आके सभी सखियों का परिचय लेते हैं। उसी बीच वो राधा से मिलते हैं। तो उद्धव ने बताया कि जब हम राधा से मिले तो क्या था? अतिमलिन वृषभान कुमारी। जो वृषभान कुमारी यानी जो राधा थी वो आपके वियोग में थी, और वियोग जब आया है तो वियोग श्रृंगार हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। आगे बोला निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे सममात्रिक छंद में आता है चौपाई। ठीक है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखो चौपाई सममात्रिक छंद का उदाहरण है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें सममात्रिक भी होता है, विषम भी होता है। और इसमें भी आपका एक मिनट दोहा में क्या होता है? 13 13 11। ठीक है, और इसमें क्या होता है? 11 और 13। तो ये तो भैया विषम मात्रक है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आपका सममात्रक हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों सी। इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ। कहा गया अप उपसर्ग में दिए गए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? जो ये अप दे रखा है ये किसके साथ प्रयोग हो सकता है? अप में अगर राम लगा दें बनेगा अपराम? नहीं बनेगा। अप में क्या लगा दें? रण, तो अपरण बनेगा? नहीं बनेगा। अप में मान लगा दें भैया तो अपमान बन जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो अप में अगर मान लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? अपमान। तो ऑप्शन नंबर सी है, इसको अगर लगा देंगे तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बोला है द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में क्या होता है भैया? जिसमें प्रथम पद क्या हो? संख्यावाची हो। प्रथम पद संख्यावाची हो, द्विगु समास कहलाता है। तो माता पिता ये तो भैया दोनों पद प्रधान हैं। और ये कौन सा है? ये प्यारे साथियों द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास। यथाशक्ति, यथा आया है। यथा क्या? एक प्रकार का उपसर्ग है, और उपसर्ग आता है तो कौन सा समास होता है? तो यहां पर प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा, इसको आप बताइए। ये पहले नंबर का समास होता है, ये मैंने बता दिया। नवग्रह, नवग्रह मतलब 9 ग्रह, 9 ग्रह की बात कर रहा है तो प्यारे दोस्तों 9 ग्रह मतलब 9 संख्यावाची है। तो ये प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या हो जाएगा? अच्छे से याद रखेंगे, ये हो जाएगा द्विगु समास। पीताम्बर, पीले हैं जिसके वस्त्र, अर्थात कृष्ण हो जाएंगे, और कृष्ण या विष्णु। ठीक है, और इसमें आ जाएगा आप लोगों का बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? बहुब्रीहि समास। इसको बताइए आप लोग यथाशक्ति में कौन सा है? ठीक है, यथाशक्ति में जल्दी से बताओ। जब भी किसी समास का पहला पद प्रधान होता है वहां पर कौन सा समास होता है? जल्दी से बता दो। चलिए मैं ही बता देता हूं। यहां पर होता है प्यारे दोस्तों अव्ययी भाव। कौन होता है? ये अव्ययी भाव समास होता है, जिसका पहला पद प्रधान हो या पहला पद क्या हो? उपसर्ग हो। आगे आ जाओ। कहा गया कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? किस कारक में है? जल्दी से बताओ। तो प्यारे दोस्तों कुर्सी में बैठे हैं, मैं पर किस में आता है? अधिकरण में आता है। देखो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ठीक है, कहां पर है? यहाँ पे देखिए, कारक और एक तरफ उसके चिन्ह। तो मैं और पर, देखो लास्ट वाला 7वें नंबर का अधिकरण कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, और संबंध काकी ने नानी रे रारी रे। अधिकरण मैं पर। तो कुर्सी में बैठे हैं ना, कुर्सी में बैठे हैं,
कुर्सी में कौन बैठे हैं, मास्टर साहब बैठे, सॉरी कुर्सी पर बैठे, कोई बात नहीं, मैं पर एक ही में आते हैं। आगे आ जाओ, बताइए इसका क्या होगा। कह रहा है दोस्तों नीचे दिए गए मुख्य शब्द में 4 उपसर्ग दिए गए हैं, सबसे उपयुक्त अर्थ वाला चयन कीजिए। यानी कि सॉरी 4 अर्थ दिए गए, नीचे लिखे मुख्य शब्द में 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। अच्छा, रंग भवन के बारे में पूछा है, इसका अर्थ क्या होगा। रंगा हुआ भवन नहीं बनेगा, रंग बनाने के कारखाना नहीं बनेगा, रंगरेलियां बनाएगी नहीं। रंग भवन जो होता है वो नाट्य गृह होता है, जहां पर डांस वगैरह होते हैं, ठीक है। रंग भवन आपने सुना होगा, फिल्मों में कई बार, पुरानी फिल्मों में दर्शाते थे ऐसे भवनों को, ठीक है। आगे आ जाओ, कह रहा है जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भाव प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। कह रहे हैं जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए, यानी कि शब्द का एक एक्स्ट्रा भाव प्रदान करता है, वो तो प्यारे दोस्तों निपात कहलाता है। क्या कहलाता है, वो तो निपात कहलाता है, जो एक्स्ट्रा भाव प्रदान करता है। आगे आ जाओ, कहा गया भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो भारतीय शब्द का जो बहुवचन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीयों। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, भारतीयों हो जाएगा। आगे बोला शक्ति को शक्ति कहना, शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार के उच्चारण दोष में आता है। तो प्यारे दोस्तों शक्ति और शक्ति ये हैं तो एक जैसे बोलने में, कैसे हैं, ये देखो शक्ति है, ये शक्ति है, ये भी शक्ति और ये भी शक्ति है। बोलो, अब आप बोलोगे इसमें कौन सा है, तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे स्वर भक्ति उच्चारण दोष है। कौन सा है, स्वर भक्ति उच्चारण दोष है, अच्छे से याद रखेंगे। पढ़ रहा था कौन सी क्रिया है, बताइए, पढ़ रहा था कौन सी क्रिया है, तो प्यारे दोस्तों पूर्णकालिक क्रिया है, क्योंकि काम तो कंप्लीट हो गया, पढ़ रहा था अब तो नहीं पढ़ रहा है, तो इस तरह से पूर्णकालिक क्रिया है, इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे आ जाओ, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है, एक विज्ञान की गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, तो ये तो मिश्र वाक्य के लिए आते हैं। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार है, ये हो सकता है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई थी, तो प्यारे दोस्तों ये भी मिश्र वाक्य है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, तो ये भी आपका मिश्र वाक्य है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो सर जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या है, ये मिश्र वाक्य नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य नहीं है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आओ, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो मीठा की क्या हो जाएगी, मिठास हो जाएगी। बोलो मेरे भाई, मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास हो जाएगी, अच्छे से याद रखेंगे। बलवाची में प्रत्यय क्या है, क्या बोला है, बलवाची, ठीक है। बलवाची में प्रत्यय पूछा है प्यारे दोस्तों, तो बलवाची में प्रत्यय क्या बने, मैं तो हैगा नहीं, ये तो कर भी नहीं बनेगा, हर भी नहीं बनेगा, चा कैसे बन सकता है यार, ठीक है। बल कैसे बन सकता है, बल वा और प्लस में ची ऐसे बनेगा, ये भैया सवाल गलत है। बलवाची में प्रत्यय देखो लगाओ तो चा लगा सकते हो आप लोग, क्योंकि प्रत्यय क्या होते हैं मैंने बताया लास्ट में जोड़े जाते हैं, और लास्ट में इसमें क्या जुड़ा है, चा, तो अगर देखने जाएंगे तो लगा देंगे हम लोग, लेकिन वैसे ये शब्द सही नहीं है। आगे बोला है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे नीरजा पुस्तक जो कि महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक थी, इसके लिए इन्हें सक्सेरिया पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था प्यारे दोस्तों, सक्सेरिया पुरस्कार मिला था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। बोला है जौहर के लेखक कौन है। प्यारे दोस्तों जौहर नामक कृति जो है किसकी है, श्याम नारायण पांडे की है, अच्छे से आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे बोला है कुटज के रचनाकार कौन है। प्यारे दोस्तों कुटज के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी युग के महान कवि थे, अच्छे से याद रखेंगे। आगे आइए, चलिए रीजनिंग को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पे अब हम रीजनिंग को शुरू करने वाले हैं। आपका जो भी क्वेरी है जल्दी से पूछ लीजिए और पानी वगैरह पी लीजिए। कह रहा है इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 5, 11, 19, 29, क्वेश्चन मार्क 55, 71। तो भैया इसके लिए हम क्या करेंगे, अंतर देखेंगे। सबसे पहले तो 6 का अंतर है, आगे देखने जाओगे 7 का अंतर है, और आगे देखोगे तो 8 का है। तो अगला वाला कितने का होना चाहिए, 9 का होना चाहिए। 29, 9, 38 हो जाता है। बोलो भाई 29, 9, 38 हो जाता है, और 38 में अगला वाला 10 का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए मेरे भाई, 10 का होना चाहिए। अगला 11 का, कुछ तो गड़बड़ हो गई दया, अब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, जल्दी से बता दो तुम क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताओ प्यारे दोस्तों क्या गड़बड़ हुई है, जल्दी से बताओ। 6, 5, 11, 11, 8, ओ हो यहाँ पे 7 का ही लिख दिया यार, क्या मैं गुंडा बनूंगा ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ये 6 का अंतर है, आगे देखोगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे 8 का अंतर है, ठीक है। 8 प्लस हुआ है, पहले 6 हुआ फिर 8 हुआ है, 29, 19 और 10, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगली बार में क्या होगा, तो यहाँ पे अगली बार में जो जुड़ेगा वो 12 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे, यहाँ पे अब की बार में जुड़ेगा 12, और 29 में 12 जोड़ोगे प्यारे दोस्तों 41 आपका उत्तर हो जाएगा। 41 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। 6, 8, 10, 12, तो अगली बार में जुड़ जाएगा 14, अगली बार में जुड़ जाएगा 16, ठीक है।
इन सभी का जो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। चलिए आगे आ जाइए प्यारे दोस्तों। कहा गया यदि 7 को कूट भाषा में ये लिखा जाता है, 8 को ये लिखा जाता है, तो 9 को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो SEVEN ये तो रहा 7, उसके बाद क्या है EIGH और T ये रहा 8। तो इनको लिखा कैसे गया है, इनको लिखा गया है 23,136। क्या लिखा है 23,136 और 8 को क्या लिखा है 34,579, 34,579। अब हमें कोड किसका बताना है 9 का, NIN और E का। तो प्यारे दोस्तों गौर से समझो, जो जिसके सामने उसका वही कोड है। जैसे मैंने कहा ई लास्ट में है, इस देखो यहाँ पे 3 आ जाएगा इसका कोड, तो लास्ट में 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। खत्म बात, आगे चेक ही नहीं करना है। बोलो करना है क्या, हाँ कर लेते हैं। चलिए N का कोड 6 होगा, शुरुआत में 6, I का कोड 4 होगा, देखो यहाँ पे दे रखा है ये I का कोड 4, N का फिर से 6 आ जाएगा, 64 63 आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए। कहा गया अपने घर से प्रस्थान कर अशोक 2 घंटे उत्तर की ओर चलता है। प्यारे दोस्तों तब वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चला है। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले कौन है, अशोक नाम का बंदा है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। मान लेते हैं कहाँ से, यहाँ से। अब वो चला कहाँ तक है, प्रस्थान किया घर से, 2 घंटे उत्तर की ओर चला है। तो मैंने कहा 2 घंटे चल लिया, कोई बात नहीं, 2 आवर चल गया। अब कह रहा है दाईं ओर मुड़ता है यानी सीधी दिशा में और 1 किलोमीटर चलता है, तो 1 किलोमीटर चला दिया। अगली बार में कह रहा है वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो प्यारे दोस्तों 2 किलोमीटर यहाँ से फिर चल जाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है, मतलब नीचे की ओर। कह रहा है किस दिशा में जा रहा है, नीचे की ओर। नीचे की ओर जा रहा है अर्थात दक्षिण दिशा हो जाएगी। बोलो मेरे प्यारे भाई। कह रहा है अशोक अपने घर से निकला, 2 घंटे उत्तर की ओर चला दिया मैंने, तब वह दाईं ओर मुड़ा। उसके बाद चलने के बाद 1 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ गया, उसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, ठीक है। और कह रहा है चलता ही जा रहा है, मतलब यहाँ से आगे भी कंटिन्यू कर रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है भैया, नीचे की ओर जा रहा है। नीचे की ओर दिशा कौन सी होती है, दक्षिण होती है। आगे आ जाओ। कहा गया ए बी के दक्षिण पश्चिम में है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो ये देखो, जो ए नाम का बंदा है वो बी के कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम में। तो मैं बी को यहाँ पे मान लेता हूँ। अगर इसके अनुसार दिशाएं देखी जाएंगी, दक्षिण पश्चिम ये दिशा आ जाएगी। तो ये ए बी के दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, ए नाम का बंदा बी के दक्षिण पश्चिम में। इस बात को याद रखेंगे। 40 मीटर दूर भी है, 40 मीटर दूर है, कोई बात नहीं। कह रहा है सी जो है बी के दक्षिण पूर्व में है, तो सी नाम का बंदा दक्षिण पूर्व में है 40 मीटर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ये सी आ गया। अब कह रहा है बताइए सी ए के सापेक्ष किस दिशा में, ए के सापेक्ष किस दिशा में भैया, ये 40 मीटर, ये भी 40 मीटर, मतलब यहाँ से जो दूरियां होंगी ये वाली, ये समान होगी, ये समान होगी, तो ऑटोमेटिक ये सीधी रेखा में आ जाएंगे। और सीधी रेखा में आ जाएंगे। ए के सापेक्ष कौन सी दिशा है, पूर्व की दिशा है प्यारे दोस्तों। कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ। कहा गया दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कह रहा है देश अगर राष्ट्रपति से संबंधित है तो राज्य किससे संबंधित हो जाएगा। देखो जिस प्रकार देश का जो सर्वे सर्वा होता है, देश का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। बोलो भैया, देश का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति। उसी प्रकार जो राज्य होता है, राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है, वो होता है प्यारे दोस्तों राज्यपाल। कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो देखो कौन से ऑप्शन में राज्यपाल दिया है, राज्यपाल दिया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बोला है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं जिनके तत्काल पहले 2 नहीं है परंतु तत्काल बाद में 8 है। मतलब ऐसे हमें 6 ढूंढने हैं जिनके तत्काल पहले तो 2 ना हो, 6 के तत्काल पहले 2 ना हो बाद में 8 हो, तो पहला मिल गया। 6 के तत्काल पहले 2 ना हो, मतलब ये गलत हो जाएगा। 6 के तत्काल पहले 2 ना हो तो एक ये मिल गया, ठीक है। गौर से देख लो भैया, 6 के तत्काल पहले 2 नहीं है तो इसमें 3 है, बाद में 8 होना चाहिए लेकिन, तो हमने कहा ठीक है। चलिए आगे देखो, 6 के तत्काल पहले 2 ना हो 8 हो, तो प्यारे दोस्तों इससे जुड़ा जुड़ाया एक ये भी मिल जाएगा। बोलो मेरे भाई। देखो पहले तो मिला 368, दूसरी बार में मिला हमें कौन सा, दूसरी बार में मिला 368, तीसरी बार में कितना मिला 768 मिला, ठीक है। इसके बाद में आगे 6 के पहले 2 ये तो गलत हो गया, 6 के पहले 2 ये भी गलत हो गया। अब बस 3 ही मिले हैं। कितने मिले हैं प्यारे दोस्तों, 3 मिले हैं। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सटीक जवाब है, ठीक है। 6 के पहले 2 नहीं होना चाहिए, उसने ये पूछा 2 ना हो तो हमने कहा 2 नहीं है, ठीक है। 368 368 768 यही इसका सही उत्तर है। आगे आ जाओ। कहा गया तुम इस दिवाली पार्टी में आशीष को क्यों नहीं बुला रहे हो। भैया दुश्मनी है क्या आशीष से, जल्दी से बताओ। कथन है पूर्वधारणा है। कथन में कह रहा है तुम इस दिवाली पार्टी में आशीष को क्यों नहीं बुला रहे हो, तो पूर्वधारणा आशीष इस शहर का नहीं है, जब तक आशीष को बुलाया ना जाए तब तक पार्टी में नहीं आएगा। तो भैया बताओ जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है इस साल दिवाली में पार्टी में आशीष को क्यों नहीं बुला रहे हो, वह आशीष इस शहर का नहीं है, तो हम कह सकते हैं हमें नहीं पता भैया कहाँ का है। पूर्वधारणा ऐसे कैसे लगा सकते हो, कथन में बोला नहीं तो कैसे लगा सकते हो।
अब कह रहा है जब तक आशीष को ना बुलाया जाए तब तक वह पार्टी में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। आशीष को अगर नहीं बुलाया जाएगा तो क्या आशीष नहीं आएगा? बताइए, आशीष को अगर ना बुलाया जाए तो क्या आशीष नहीं आएगा? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, बिना बुलाए पार्टी में कौन जाता है? बोलो मेरे भाई, कैसा समझ में आया? देखो, इस साल दिवाली की पार्टी हो रही है, आशीष इस शहर का नहीं इसलिए नहीं बुला रहे, मुझे नहीं पता भैया, कथन में नहीं बोला। अब जबकि वो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है जब तक आशीष को ना बुलाया जाए तब तक आशीष पार्टी में नहीं आएगा। तो ये बात तो भैया सही हो सकती है। बोलो मेरे भाई, ये बात तो सही हो सकती है। आशीष को जब तक ना बुलाया जाए तब तक आशीष क्या करने आएगा भैया, जब तक बुलाओगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? आप कहोगे प्यारे दोस्तों केवल सेकंड निष्कर्ष निकलता है क्या? जल्दी से बताओ, निकलता है? तो आप बोलोगे ओहो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सेकंड निष्कर्ष। ठीक है, इस साल पार्टी में नहीं बुला रहे हो तो आशीष शहर का नहीं कैसे कह सकते हो यार? पूर्वधारणा में हो सकता है पड़ोस में ही रहता हो। ठीक है, अब कह रहा है आशीष को ना बुलाया जाए तब तक नहीं आएगा, तो ठीक है इसका सेकंड ही निकलेगा भैया, परेशान मत होना, बिल्कुल भी इसका सेकंड निकलेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे क्या गया? सभी कवि बुद्धिमान होते हैं। तो जितने भी कवि हैं, जितने भी K4 कवि हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे बुद्धिमान होते हैं, मतलब V4 बुद्धिमान। अब कह रहा है सभी गायक बुद्धिमान होते हैं। तो जितने भी गायक हैं वो क्या हैं? वो बुद्धिमान हैं। तो हम कह सकते हैं इस तरह से, देखो सभी कवि क्या हैं? सभी कवि बुद्धिमान हैं, तो ये बुद्धिमान है। अब की बार में बोला है जितने भी गायक हैं वो बुद्धिमान हैं, तो हम गायक को यहाँ पे रखेंगे। क्या करेंगे? गायक को रखेंगे बुद्धिमान के अंतर्गत। अब देखिए, अब बोला है सभी गायक कवि हैं। बताओ गायक और कवि का कोई संबंध है? दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो गलत है। कह रहा है कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति गायक नहीं होते हैं। बताओ, अब कह रहा है बाहर से अंदर की ओर, पॉजिटिव कथन नेगेटिव निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, और हम यहाँ से कहेंगे ना तो एक और ना ही दो। क्या बोलेंगे? ना तो एक ना ही दो इसका सही उत्तर होगा, इस बात को याद रखेंगे। देखो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, राइट हैंड से 7 अंग्रेजी वर्णमाला में के लेफ्ट हैंड 11वां, ये बताना है। तो हमने बताया है राइट राइट आए, लेफ्ट लेफ्ट आए, या राइट लेफ्ट आए, या लेफ्ट राइट आए। तो इनमें दो कंडीशन बनती है, सेम सेम आ जाए घटा देना है, अपोजिट आ जाए जोड़ देना है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे, पहले वाले को पकड़ेंगे, राइट से जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब देखो राइट मतलब इस दिशा से, और अंग्रेजी वर्णमाला लिखी कैसी जाती है? ए से बी, ए से जेड ऐसे लिखी जाती है, जबकि हमें पूछा क्या है? जेड से ए पूछा है। तो इसको हम परिवर्तित कर लेते हैं लेफ्ट में। लेफ्ट में परिवर्तित करेंगे तो 27 में से 18 को घटा देंगे, 27 में से 18 जाएगा तो लेफ्ट से आएगा 9। कितना? 9। और लेफ्ट से 9 पर 9 नंबर पर कौन होता है? आई होता है। बस इस बात को याद रखेंगे, ये इसका सही उत्तर है। आगे आओ, कहा गया इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो गौर से समझो, ए डी है, मतलब 1 और 4 है, और इसके बाद में ई और एच है। क्या है? ई और एच है। तो ऐसे हम पहले का संबंध पहले से बना लेते हैं, ए का संबंध ई से बन जाएगा, तो ये 1 पर होता है, ई 5 पर होता है। एक इसके बाद 9 पर ये हो जाएगा, और ई में जुड़ेगा, तो इस तरह से। तो पहली बार में 4 जुड़ा, दूसरी बार में भी 4 जुड़ा, तीसरी बार में भी 4 जोड़ना चाहिए, 9 4 13 होना चाहिए। कितना? 13। 13 पर कौन आता है? एम आता है। तो पहले का संबंध पहले से अगर 4 जोड़ेंगे तो एम आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 13 में 4 जुड़ेगा तो 17 होना चाहिए। क्या? 17। तो 17 पर क्यू है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एम से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये तो दो गलत हो गए, एम से शुरुआत नहीं कर रहे हैं। अब दूसरे वाले में देखो, डी 4 पर होता है, एच 8 पर होता है, 4 जुड़ गया, और एल 12 पर फिर से 4 जुड़ गया, तो 12 4 16। बोलो अगली बार में क्या 16 होना चाहिए? अगली बार में 20 होना चाहिए। तो 16 पर आता कौन है? 16 पर आता है प्यारे दोस्तों पी। तो प्रश्न का उत्तर बनेगा एमपी। एमपी कहाँ में है? विकल्प नंबर सी में है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में हम पहले का संबंध पहले से, दूसरे का संबंध दूसरे से बताते हैं, जो भी अंतर या जोड़ या गुणा जो भी होता है उसको निकाल के कर देते हैं। आगे आ जाइए, कहा गया किसी भी व्यक्ति के घर की तलाशी लिए जाते वक्त साक्ष्यों के संबंध में क्या प्रावधान है? तो प्यारे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है, जब आप पुलिस वाले बन जाओगे, अगर तलाशी लेने जाना है तो क्या प्रावधान है? तो प्यारे दोस्तों 2 या अधिक साक्ष्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आप जांच लेने जा रहे हो तो उस घर के 2 बंदे होने चाहिए। कह रहा है एकत्र वस्तुओं की सूची बनाकर उस साक्ष्यों पर हस्ताक्षर करने चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों सही है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ, कहा गया किसी भी पुलिस कर्मचारी को किसी घटना की बारीकी से जांच करने के आदेश देते वक्त वरिष्ठ अधिकारियों के, कह रहा है किसी भी पुलिस कर्मचारी को किसी घटना की बारीकी से जांच करने के आदेश देते वक्त वरिष्ठ अधिकारी को क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए?
देखो क्या बात है, वरिष्ठ अधिकारी ध्यान में रखेगा वह कर्मचारी कहीं सहयोग ना करे, ये तो गलत हो जाएगा। अगर जांच करनी है तो सहयोग तो करना पड़ेगा। वह कर्मचारी सक्षम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसा होना चाहिए? वह कर्मचारी सक्षम होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है वह साधारण व्यक्ति होना चाहिए। नहीं भैया, कर्मचारी की बात कर रहा है, साधारण व्यक्ति कैसे बनेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला संज्ञेय अपराध जब घटित होता है तो थाने की रिपोर्ट किसके पास जाती है? तो भैया जब संज्ञेय अपराध घटित होता है तो भारसक अधिकारी के पास जाती है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला पुलिस कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाले कारक कौन से हैं? तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन से? पहली तो नौकरी की सुरक्षा, उन्हें यह डर रहता है कहीं मेरी कोई गलती ना हो जाए जिससे मेरी नौकरी चली जाए। वेतन अपर्याप्त, कम पैसे की टेंशन रहती है। पारिवारिक कठिनाई, ये तीनों के तीनों पुलिस कर्मियों की मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाले कारक हैं, यानी कि इससे पुलिस वाले कैसे मेंटल हेल्थ के लिए परेशान हो सकते हैं। आगे बोला है ए और बी क्रमशः भाई बहन है। तो ए और बी प्यारे दोस्तों जो ए और बी है वो क्या है? भाई और बहन है। तो ए और बी क्रमशः मतलब ए भाई है तो बी बहन है। आगे बोला है सी पिता है ए का, तो सी कौन हो जाएगा प्यारे दोस्तों? पिता हो जाएगा ए का, ठीक है, इस तरह से। आगे बोला है सी पिता है ए का, डी बहन है सी की। डी बहन किसकी है? सी की, तो डी बहन हो जाएगी प्यारे दोस्तों सी की, इस तरह से। आगे बोला है और ई माँ है डी की, तो ई की इनकी माँ कौन है? इनकी माँ ई है, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो बी क्या लगती है? ई की, तो बी क्या है प्यारे दोस्तों? ये रही। ई कहाँ पर है? ये है। तो क्या बोलेगी? मेरे पुत्र की पुत्री, अर्थात क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? तो बोलेंगे आप लोग पुत्र की पुत्री पौत्री हो जाती है। बोलो भैया पौत्री हो जाती है, इस बात को याद रखेंगे। प्रपौत्री किसके लिए आएगा? ये तो भैया दादाजी के लिए आता है। जो हमारे परदादा होते हैं वो हमको प्रपोता या प्रपौत्री कहते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो उत्तर बनेगा वो बनेगा किसके बारे में? पोता के बारे में, ठीक है। पोता अगर लड़का है तो प्यारे दोस्तों हमने बताया स्त्रीलिंग बनते समय ता क्या हो जाता है? हिंदी में बताया था त्री में बदल जाता है। तो प्यारे दोस्तों पौत्री हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे आ जाओ। मित्र, पथ प्रदर्शक और दार्शनिक, इनके बीच का सही बेन आरेख क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों गौर से देखो, जो मित्र होते हैं उनके लिए सबसे पहले हम बेन आरेख बना सकते हैं। बोलो जो हमारा फ्रेंड होगा उसके लिए आरेख बना सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब कह रहे हैं पथ प्रदर्शक, तो क्या आपका मित्र आपको मार्ग दिखा सकता है? बिल्कुल भाई दिखा सकता है। जैसे हम लोग जब तैयारी करते थे उसमें कई सारे ऐसे मित्र थे जो हमको मार्गदर्शन करते थे, हमारा यानी कि पथ प्रदर्शन करते थे। जब हमें कई चीज़ें नहीं आती थी तो हम मित्रों से पूछते थे। तो मित्र एक पथ प्रदर्शक हो सकता है, यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं पथ प्रदर्शक हो सकता है ये। इसके अलावा क्या दार्शनिक हो सकता है? अरे भैया क्लास में कई ऐसे दार्शनिक हमने देखे हैं मित्र अपने, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, राजा महाराजाओं वाली बड़े बड़े धर्म ज्ञान की बातें, तो ये दार्शनिक भी हो सकते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा। और ये तीनों के तीनों ऑप्शन में सी में दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह के जो आरेख हैं ये कहाँ पर हैं? ऑप्शन नंबर सी में तीनों के तीनों क्रॉस करते हुए दिए गए हैं। चलिए आगे आ जाओ। कहा गया है नियोक्ता, डॉक्टर और महिलाएं, इनके बीच में बताना है। प्यारे दोस्तों नियोक्ता, सबसे पहले तो हम नियोक्ता के लिए एक बना देंगे। उसके अलावा बताओ क्या नियोक्ता डॉक्टर हो सकते हैं? हाँ भैया बिल्कुल हो सकते हैं नियोक्ता डॉक्टर, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद महिलाएं, क्या महिलाएं डॉक्टर होती हैं? हाँ होती हैं। क्या नियोक्ता महिलाएं होती हैं? हाँ भैया होती हैं। तो भैया ये भी क्रॉस करता हुआ तीनों, ये आपका वुमेन के लिए आ जाएगा। तो आप कह सकते हो एक बार फिर से हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्या भैया? एक बार फिर से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे बोला है, चलिए मैथ आ चुकी है प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। क्या शुरू करने वाले हैं हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ को। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए प्रश्न को पढ़िए। प्यारे दोस्तों बोला गया है सौरभ के गणित में प्राप्त अंक अंग्रेजी में प्राप्त अंक के 3 गुना है तथा उसके गणित और इतिहास में प्राप्त अंकों का अनुपात 4:3 है। यदि उसने तीनों विषयों में कुल मिलाकर के 250 अंक प्राप्त किए हों तो अंग्रेजी में उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए, ये बताना है। चलिए देखिए सौरभ के पास कितने विषय हैं प्यारे दोस्तों? 3 विषय हैं। कौन कौन से? एक तो दोस्तों हमारे पास इसका मैथ है, दूसरा क्या है? इंग्लिश है, तीसरा हिस्ट्री है। तो सबसे पहले हमें अनुपात दे रखा है हिस्ट्री और मैथ का। किसका? हिस्ट्री मैथ का अनुपात दे रखा है। और उसने ये भी बोला है शुरुआत की लाइन में कि गणित में जो प्राप्त अंक हैं वो अंग्रेजी में प्राप्त अंक के 3 गुना है। तो मैथ के साथ साथ में हम यहाँ पे लिख लेंगे इंग्लिश। अब प्यारे दोस्तों आप लोग इस बात को देखो कि जो अनुपात दिया है हिस्ट्री और मैथ का वो कितना है? गणित और मैथ का दिया है वो कितना है? एक तरफ गणित है, गणित मैथ तो एक ही होता है। गणित और इतिहास का जो अनुपात है वो 4:3 है। अर्थात गणित में अगर 4 प्राप्त हुए हैं यानी मैथ में 4 प्राप्त हुए हैं तो इतिहास में 3 प्राप्त हुए हैं। देखो मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया, गौर से देख लो। ये 4-3 पहले गणित था फिर इतिहास था। तो गणित के सामने क्या होगा? 4 होगा। तो हमने मैथ के सामने क्या रखा है? 4 रखा है। और हिस्ट्री के सामने कितना? 3। इस तरह से याद रखेंगे। अब उसने ये बोला है प्यारे दोस्तों, जो पहली लाइन देखो, सौरभ जो गणित में अंक प्राप्त कर रहा है वो अंग्रेजी में प्राप्त अंक के 3 गुना है।
अगर सौरभ प्यारे दोस्तों इंग्लिश में 1 अंक प्राप्त कर पा रहा है तो उसको गणित में कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं। बोलो भैया, अगर सौरभ को 1 इंग्लिश में मिल रहा है तो 3 कहाँ पर मिल रहे हैं? याद रखेंगे गणित में, क्योंकि उसने बोला है जो गणित में उसके अंक हैं वो अंग्रेजी के 3 गुना है। तो बिल्कुल सही है, 3 गुना हो गया ना। बोलो भैया, 1 का 3 गुना 3 होता है। तो आप कहोगे हाँ सर। अब इसका निकाल लेंगे हम रेशियो। तो रेशियो निकालेंगे, जिसके सामने इसको भर देंगे और इसके सामने इसको भर देंगे। ठीक है, निकालिए कितना हो जाएगा। हिस्ट्री में उसके कितने हो जाएंगे? 3 त्रिका 9। मैथ में कितने हो जाएंगे? 12। और इंग्लिश में कितने हो जाएंगे? 4 एकम 4। ठीक है, इस तरह से। अब देखो गौर से यहाँ से, अब कितना हो गया। अब उसने पूछा यदि उसने तीनों विषयों में कुल मिलाकर के 250 अंक प्राप्त किए। हमारी भाषा में अगर प्यारे दोस्तों देखा जाए तो तीनों विषयों के कितने हो रहे हैं? 12 9 21 4 25। बोलो भैया, तीनों विषयों के 25 हो रहे हैं, लेकिन सवाल में बोला उसने कितने प्राप्त किए? 250। तो 1 का मान कितना हो जाएगा भैया? 1 का मान हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? ओहो, कितना हो जाएगा? 25 10 250, यानी 1 का मान होगा 10। कितना हो जाएगा? 1 का 10। अब पूछा है तो अंग्रेजी में कुल कितने अंक प्राप्त किए। अगर देखा जाए अंग्रेजी के अंकों को तो कितने हैं प्यारे दोस्तों? आप कहोगे सर 4 हैं। तो अगर अंग्रेजी के 4 हैं, 1 का मान 10 है। कितना? 1 का मान 10 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे 10 गुणा 4। बोलो भैया, तो आप कहोगे अंग्रेजी में जो उसने प्राप्त अंक किए हैं वो 40 हैं। कितने हैं सर? 40 हैं। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाओ। कहा गया है एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। कह रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त कर रहा है तो उसके कम कितने पड़ गए? कह रहा है 30 अंक कम पड़ गए। अब प्यारे दोस्तों मुझे बताओ, कह रहा है परंतु वह अन्य परीक्षा में क्या कर रहा है? 32% अंक प्राप्त करता है। कितने भैया? 32% अंक प्राप्त कर रहा है। तो कह रहा है 42 अंक उसको अधिक मिल गए। कितने? 42 अधिक मिल गए। तो मुझे प्यारे दोस्तों ये बताओ इनके बीच का अंतर कितना है। जैसे मैंने कहा 32% माइनस 20%। ठीक है, ये निकाल लेंगे और यहाँ बराबर में क्या हो जाएगा? 40 माइनस में माइनस का 30। ठीक है, इस तरह से। अब ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 32 में से 20 जाएगा तो 12%। प्यारे दोस्तों 12% का मान आएगा 40 नहीं है यार, ये तो 42 है ना, ये तो 42 है, ये भी हो जाएगा 72। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे देखो गौर से देखो, ये 42 अंक दिया गया था, मैंने उसको 40 कर दिया। ठीक है, ये 42 था, तो कितना हो जाएगा? 12% का मान 72, तो 1% का कितना हो जाएगा भैया? 6। अगर 1% का मान 6 है तो प्यारे दोस्तों 100% का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 100 का गुणा कर देंगे, मतलब 600। तो परीक्षा में अगर ये पूछता कि मैक्सिमम अंक कितने हैं तो आप कह सकते थे 6 हैं, लेकिन उसने पूछा है तब उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता क्या है। मुझे बताओ, अगर उसे 20% अंक मिल जाते, बोलो भैया 20% अंक मिल जाते और साथ साथ में इसको 30 अंक और मिल जाते, कितने? तब वो पास हो जाता। तभी तो प्रश्न में बोला है 20% अंक प्राप्त कर रहा है लेकिन 30 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो अगर उसको 20% अंक और 30 अंक मिल जाते तो पास हो जाता। तो आप कहोगे हाँ सर, लेकिन मैंने कहा 1% का मान कितना था भैया? 6 था। तो 20% का मान कितना हो जाएगा? 20 छक्के 120, और 30 और मिल जाते तो आप कहोगे सर टोटल अगर उसको 150 अंक मिल जाते तो वो बंदा परीक्षा में पास हो जाता। हाँ बिल्कुल सही है सर, अगर 20% मिलते 30 अंक मिलते, 1% का मान 6, 20% का 120, तो इस तरह से अगर उसे 150 अंक मिल जाते तो प्यारे दोस्तों वो पास हो जाता। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, अंक नहीं पूछे, उसने ये पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या है। अब प्रतिशत कैसे निकालते हैं? प्रतिशत हम लोग निकालेंगे दिए हुए अंक बटे में टोटल अंक इंटू 100। ठीक है, कितने अंक मिले? 150 अंक न्यूनतम पास होने के लिए है। तो अब आप निकाल देंगे मैक्सिमम कितने? 100। 150 15 से काटोगे 15 चौके 60, 4 बार में कटेगा, 4 से काटोगे 100 को 25 बार में। तो प्यारे दोस्तों न्यूनतम जो अंक हैं पास होने के लिए कितने हैं? 25% हैं। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझ लो यदि समझ में नहीं आया है। क्या बोला है उसने? सवाल में बोला एक परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए लेकिन 30 से फेल हो गया, और 32% प्राप्त कर रहा है तो 42 अधिक प्राप्त कर पा रहा है। तो हमने कहा इनके बीच का अंतर निकालो। इनके बीच का अंतर 20-32 का अंतर आया 12। 12% का मान क्या आया हमारे पास? 72। तो हमने कहा 1% का जो मान है वो 6 है। 100% यानी मैक्सिमम अंक कितने हो पा रहे हैं? 60 हो रहे हैं, सॉरी 600 हो रहे हैं। मैक्सिमम कितने? 600। अब हमें पता चला कि अगर 20% और 30 अंक मिल जाते तो बंदा पास हो जाता, लेकिन 20% जो अंक मिल रहे हैं वो कितने अंकों के बराबर हैं? कितने के? आप कहोगे 120 के, क्योंकि 1% 6 है, तो 20% कितना? 20 छक्के 120, और 30 और टोटल 150 अंक। टोटल 150 अंक उसे अगर मिल रहे हैं तो वह बंदा न्यूनतम रूप से पास हो जाएगा।
अगर टोटल 150 अंक मिल रहे हैं न्यूनतम पास होने के लिए, कितने में से 600 में से, तो कितना परसेंट न्यूनतम पास का मार्क है, तो आप कहोगे 150/600 गुणा 100 बराबर में 25%। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आ जाओ। अब प्यारे दोस्तों इसको देखिए, कहा गया है एक व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो एक व्यापारी है, वो क्या कर रहा है, जो उसके पास सीपी है और वो एमपी क्या कर रहा है, सीपी एमपी और एसपी, इस तरह से देखिए, इसको इस तरीके से देखेंगे तो गौर से समझो। उसने कुछ पैसे में खरीदा होगा, क्या कर रहा है, एक व्यापारी अपने माल को खरीद के लाता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो अगर वो 100 में खरीद के लाया है मेरे प्यारे साथियों, अंकित मूल्य यानी एमपी कितने में किया होगा, तो आप कहोगे अगर 100 लाया है, 100% में लाया, 20% अधिक एक्स्ट्रा कर दिए यानी 120%। बोलो भाई, 120% उसने एमपी कर दिया। अब कह रहा है यदि वह अंकित मूल्य पर यानी एमपी पर 5% का बट्टा देता है, यानी कि यहाँ पर वो 5% की छूट दे रहा है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि 120 का 5% कितना होगा, काट लीजिए जल्दी से। 5 से काटोगे 20 बार में, 20 से काटोगे 6 बार में, तो कितना आएगा, यहाँ पर इसका 5% अगर निकालेंगे, 120 का 5% कितना, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, 5%। तो आप कहोगे 120 में 6 की छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा है भैया, 114 में बेच रहा है। बोलो भाई, 120 पर अगर उसने 5% की छूट दे दी, अर्थात 6 की छूट दे दी, कितने में बेचा, 114 में। तो अब आपसे पूछा गया है उसका लाभ प्रतिशत क्या है, कितने प्रतिशत लाभ अर्जित किया। भैया खरीदा 100 में था, बेचा 114 में है, कितना एक्स्ट्रा में बेचा, 14 में बेचा, बस 14% इसका सही उत्तर है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ दोस्तों। बोला है साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्षों में 2520 रुपए से 5 वर्षों में कितनी हो जा रही है, 2700 रुपए हो जाएगी। तो कह रहा है किस वार्षिक ब्याज की दर थी ये बताना है, यानी कि रेट परसेंट बताना है। तो गौर से देखो प्यारे दोस्तों, पहले अगर उसने 2 साल में राशि कितनी कर ली है, 2 साल में उसने राशि कर ली है 2520। ठीक है, कितनी कर ली भैया, 2520। अब कह रहा है 5 साल में वही राशि, अगर यहाँ से राशि 2 साल में कितनी हुई है, 2520। अब वो कह रहा है कि 5 साल में यही राशि, क्या कह रहा है, जो 5 साल हैं, 5 साल में यही राशि कितनी हो जाएगी, 2700 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2700 रुपये। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मुझे बताओ, गौर से समझो प्यारे दोस्तों, शुरुआत के अगर हम 2 साल देखें तो 2520 हो रही है, लेकिन यहाँ से अगर देखें 2520 से कितनी एक्स्ट्रा हो रही है, 2700। अर्थात आप कह सकते हो 2 साल 5 साल में कितने का अंतर, 3 साल में। ठीक है, 3 साल। और यहाँ पर साधारण ब्याज है, तो कितना बढ़ा है टोटल, 2520 से 2700 हुआ, 180 हुआ है। तो भैया साधारण ब्याज है, 1 साल का कितना रहा होगा, सीधा काट देंगे 180 को, तो 60 रहा होगा। बोलो भैया, तो इसकी मूल राशि कितनी रही होगी, मुझे ये बताओ। अगर 120 प्यारे दोस्तों, सॉरी 60% क्यों लगा दिया यार, देखो 1 साल का ब्याज अगर 60 रुपये है, तो 2 साल पहले अगर जाएं 2520 के, तो कितना रहा होगा मुझे बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, अगर 2520 अभी राशि है 2 साल बाद किसी वार्षिक दर से, लेकिन भैया हमने कहा 1 साल हमें पता चल गया 60 है, तो अगर हम मूल रूप से जाएं 2 साल पहले, तो 60 दूनी 120। बोलो, यहाँ पे 120 कम कर देंगे, और 120 2500 में कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे प्यारे दोस्तों 2400 रुपये। कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। तो मूल रूप से वो राशि कितनी रही होगी, तो आप याद रखोगे मूल रूप से वो राशि रही होगी 2400। कितनी रही होगी, मूल रूप से राशि रही होगी 2400। तो अब कह रहा है कितने परसेंट, यानी कि आप कह सकते हो 60 का ब्याज है 2400 रुपये पर, कितना परसेंट धनराशि है बताओ, सॉरी कितना परसेंट रेट हो, बताओ, बता सकते हो आप लोग, बिल्कुल बता सकते हो भैया। 6 से काटो, 6 चौके 24, 40 बार में कटेगा। यहाँ से काटोगे 1 0 से 1 0, 10 में बटे में 4, मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 से काटोगे तो आपका आएगा कितना आएगा, 5/2। कितना आएगा, 5/2%। 5/2 कहाँ पर है, ये दिया है, कितना है, ये है। ठीक है, 3 सही 1/2, ऐसा ही तो होगा, 3 दूनी 6 एक साथ, ये तो 7 हो रहा है। कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने भैया, कुछ तो गड़बड़ कर दी। एक बार पीछे जाते हैं, देखो यहाँ से 60 का ब्याज है, टोटल 2400 रुपये पर है 1 साल के लिए। ठीक है, 60 का ब्याज है, 1 साल का 24, 1 साल में 60 ब्याज मिल रहा है 2400 रुपये पर, तो कितना होगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 60/24। ठीक है, अब यहाँ से काट सकते हो, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, तो ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब 2.5% दे रखा है भैया। कितना है, 2.5% आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 2.5%। तो आप लगा सकते हो इनमें से कोई नहीं। क्या लगा सकते हो प्यारे दोस्तों, इनमें से कोई नहीं लगा सकते हो। आगे आ जाइए, कहा गया है 30 परिणामों का औसत 30 परिणामों का औसत 20 है, तो योग कितना होगा, 30 परिणाम है 20 औसत है, योग हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा, 600।
कह रहा है अन्य 20 परिणामों का औसत कितना है, 30 है। योग कितना हो जाएगा, फिर से 600 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो कह रहा है सभी परिणामों का औसत क्या है। टोटल परिणाम कितने हैं हमारे पास, एक 30 है, एक 20, यानी टोटल परिणाम कितने हैं, 50 हैं। टोटल परिणाम 50 है, योग कितना है, 1200 है। भाग लगा दो भैया 50 से सीधा। बोलो टोटल परिणाम 50 हैं, भाग लगाना है केवल और केवल। तो आप निकाल के लाओगे यहाँ से 1200 बटे में 50, जीरो से जीरो काट दो, यहाँ से यहाँ इसको काट दो, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, औसत जो होगा एवरेज, टोटल एवरेज 24 हो जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आ जाइए, कहा गया एक वृत्ताकार मैदान तथा वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर है। यानी कि एक आपके पास वृत्त है और एक आपके पास क्या है प्यारे दोस्तों, वर्ग है। तो इनका क्या है, परिमाप बराबर है। वृत्त का परिमाप या परिधि क्या होती है, 2πr, और इसका क्या होता है, इसका होता है प्यारे दोस्तों 4a। ये आपस में क्या है, बराबर हैं। लेकिन उसने आगे बोला है सवाल में कि वर्गाकार जो मैदान है उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है 121,000। कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 121,000 दिया है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। तो यानी कि 121,000 क्या है, वर्ग मीटर हो, ये क्या है, क्षेत्रफल है वर्गाकार का। ठीक है, अब आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या, देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ से आर का मान निकालें, किसका, अगर हम यहाँ से प्यारे दोस्तों आर का मान निकालने जाएं तो कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 4a बटे में 2π। बोलो भैया, आप कहोगे हाँ, 2 से काट दो, 2 दूनी 4। तो आर बराबर आप लोग यहाँ से निकाल के लाओगे, क्या लाओगे, आर बराबर निकाल के लाओगे 2a। ठीक है, 2a बटे में पाई, आर बराबर ये निकल के आएगा। तो अब मुझे बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भैया, ये तो हो गया हमारे पास। बोलो भैया वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, हमने आर का मान निकाल लिया क्योंकि हमसे पूछा है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है वो प्यारे दोस्तों होता है πr²। क्या होता है, आप भी याद रख लो, क्या होता है, वृत्ताकार मैदान का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। तो देखो आर का मान तो हमें पता है, तो हम पाई का रख सकते हैं। आर का कितना है, 2a का स्क्वायर बटे में पाई का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको थोड़ा सा काट लो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो आपका ऊपर फिर से आ जाएगा 4a² बटे में पाई, इस तरह से आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है, बस 4 × a² का मान दे ही रखा है, कहाँ पर, ये दे रखा है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a² का मान दे रखा है 121,000। ठीक है, इसके बाद में 22, अगर बटे में नीचे 7 है तो ऊपर गुणा में चला जाएगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और ये 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको यहाँ से काट लो प्यारे दोस्तों, 22 से कटेगा क्या, बोलो 22 से कटेगा, कट जाना चाहिए यार। देखो यहाँ से काटो, पहले 2 से काटो 11 बार में, 2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 11 से काटोगे 11 बार में, यानी कि 110 हो जाएगा। अब 11 सत्ते 77 दूनी 154। ठीक है, इस तरह से 77 दूनी 154, 2 0। तो ये आपका आ जाएगा क्षेत्रफल, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्षेत्रफल, किसका आ जाएगा, वृत्ताकार मैदान का आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। देखो गौर से मेरी बात को एक बार फिर से समझ लो प्यारे दोस्तों। सवाल में बोला था वृत्ताकार मैदान और वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर है, यानी कि वृत्त का परिमाप, परिधि या परिमाप एक ही बात है, 2πr, और इसका होता है 4a, यानी चारों भुजाओं का योग, तो हो जाएगा क्या, 4a। तो आप यहाँ से आर का मान निकालोगे तो कितना आएगा, आर का मान आएगा 2a/π। उसके बाद हमें पता है कि जो वृत्ताकार मैदान होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। तो हमने कहा आर का मान तो हमें पता था, तो पाई को हमने यहाँ पे रखा और आर का मान रख दिया 2a/π²। एक पाई से एक पाई काट दिया, तो 2a का हो गया 4a। a² का मान हमें पता है, चूंकि a² ही तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो a² का मान पता था कितना, 121,000। बोलो भैया 121,000। तो हमने बस यहाँ से काटा पीटी कर दी। काटा पीटी आपको भी करनी पड़ेगी एग्जाम में। चलिए आगे आ जाओ। ऑप्शन तो बताया ही नहीं 154,000, ये कौन सा था, ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों बी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था, इसको आप सभी अच्छे से याद रख लेंगे। कहा गया है ब्रजेश, अजय और सुदेश अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन, 40 दिन और 60 दिन में कर पाते हैं। तो एक नाम का बंदा है कौन, ब्रजेश, एक नाम का बंदा है अजय, एक नाम का बंदा है सुदेश। ठीक है, ये तीनों के तीनों एक 20 दिन में काम कर पा रहा है, एक प्यारे दोस्तों 40 दिन में कर पा रहा है, एक प्यारे दोस्तों 60 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम निकाल लें। सबसे बड़ी संख्या 60 दूनी 120, इसका हो जाएगा क्या, एलसीएम। 2 से काटोगे 6 बार में, 4 से काटोगे यानी 40 से काटोगे 4 × 12 में, और 60 से काटोगे 60 दूनी 120। कह रहा है यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तीनों की क्षमता कितनी है, 6 3 9 2 11। किसकी किसकी, V + A + S, इन तीनों की जो क्षमता है वो कितनी है, 6 3 9 2 11 है। काम कितना है टोटल, 120 करवाना है तीनों की क्षमता से। काट दो, 11 10 110। ठीक है, ऊपर बचेगा 10 बटे में 11।
इस इतने दिन में हो जाएगा भैया। देख लो कहीं पर दिया है 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर पा रहा है। तो कह रहा है ए बी मिलकर उसी काम के दुगने को कितने दिन में कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो टोटल काम निकालना है। टोटल काम कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा। और कह रहा है इसकी क्षमता जो होगी, ए की 2 हो जाएगी, बी की 3 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है दोनों मिलकर एक साथ काम करें और टोटल जो काम है उसका 2 गुना काम करें, ठीक है। देखो ए प्लस बी की जो क्षमता है, ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 5 है। और टोटल काम कितना है? 24। लेकिन हमें 24 नहीं करवाना है, टोटल काम का 2 गुना यानी 48 काम। 48 काम करवाना है कितने से? दोनों की क्षमता 5 से। 48 काम दोनों की क्षमता 5 से करवाना है, तो काट दीजिए। 5 नमा 45, 3 से 5, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 नवे 45, 3/5 दिन में हो जाएगा। कहीं पर दिया है 5 नवे 45, 3/5, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्यारे दोस्तों। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए आप सभी के। तो फिलहाल तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। 3 प्रश्न ज़्यादा थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो भी करना है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।